Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. This is Soumya and a warm welcome to you on English Over Chai. आज जो ये वीडियो है जो सीबीएसई बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के उनके लिए है। आपकी जो इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक है उसका थर्ड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, डीप वाटर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप पहले जाके वो देखिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। प्रीवियस जो वीडियो था उसका एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दे देती हूँ। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ऑथर हैं जब वो छोटे थे 10-11 साल के, तो उन्होंने स्विमिंग सीखने का डिसीजन लिया। वो स्विमिंग सीखने के लिए गए भी, लेकिन वहां पे उनके साथ एक हादसा हो गया। एक 18 साल के बॉडी बिल्डर टाइप के लड़के ने उनको 9 फीट गहरे स्विमिंग पूल में फेंक दिया और वो वहां पे ऑलमोस्ट डूबने लगे थे और मरने की हालत में पहुंच गए थे। और उसके बाद किसी तरह से लोगों ने उनको बचा लिया, लेकिन पानी का डर उनके अंदर बहुत बुरी तरह से बैठ गया था। अब इस चैप्टर में हम आगे की स्टोरी जानेंगे कि वो कैसे इस डर से उबर पाए, कैसे उन्होंने इस डर को ओवरकम किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन को लेकर के। आपका सिर्फ इसमें चैप्टर एक्सप्लेनेशन और वन लाइनर्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर एक्सप्लेनेशन में आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. तो ऑथर जो है उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। काफी घंटे बीत चुके हैं अब इनकी जो ये हादसा हुआ है उसको, और ये उसके बाद अब घर चले गए हैं और बहुत ज्यादा ये कमजोर महसूस कर रहे हैं। बहुत इनकी शरीर वीक हो गया, बहुत ज्यादा ट्रेम्बल कर रहे हैं। ट्रेम्बल का मतलब होता है डर से कांपना, शेक करना। आई शुक एंड क्राइड। शुक पास्ट टेंस है शेक वर्ड का ही। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कांप रहे थे और पूरी रात ये रोते रहे जब ये अपना बेड पे जाकर के लेट गए, और बहुत ज्यादा वीक और घबराहट इनको महसूस हो रही थी, और उस रात इन्होंने खाना भी नहीं खाया। For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. Exertion का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा थक जाना। और wobbly का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाना। वॉबल मतलब करना यानी कि डिसबैलेंस हो जाना, अपना संतुलन खो देना। तो ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक, काफी दिन तक उस हादसे के बाद एक डरावना, हॉन्टिंग का मतलब होता है बहुत ही डरावना, ठीक है, एक डरावना सा जो डर था वो मेरे दिल में बस गया था। जरा सा भी अगर मेरे ऊपर एक्सर्शन पड़ता था, एक्सर्शन मतलब थोड़ा सा भी काम का बर्डन अगर इन पे पड़ गया, तो ये इनकी तबीयत एकदम भारी हो जाती थी, बिल्कुल ये थका सा महसूस करने लगते थे। ये अपने नीज में वॉबली महसूस यानी कि डिस्कम्फर्ट सा, डिसबैलेंस सा ये अपने घुटनों में महसूस करते थे। इनके पैर बिल्कुल अब कमजोर हो चुके थे और जरा भी घुटनों पे जोर पड़ता था तो ये डिसबैलेंस होने लगते थे। और इनका जो स्टमक था, जो पेट था, उसका डाइजेशन प्रॉब्लम की हो गई थी, क्योंकि इन्होंने काफी सारा गंदा पानी निगल लिया था। इस वजह से इनका स्टमक जो था वो अपसेट हो गया था। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. अभी दोबारा कभी भी उस इंसिडेंट के बाद पूल की तरफ फिर से नहीं गए। उन्हें पानी से अब डर लगने लगा था, और जब भी पॉसिबल होता था ये पानी से दूर ही रहना पसंद करते थे अब। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, अब आगे ये कहते हैं कि इस घटना के कुछ साल के बाद जब इनको कैस्केड्स नाम की एक जगह है वहां के पानी के बारे में, पानी यहाँ से यहाँ पे मतलब है वहां की रिवर्स के बारे में पता चला, वहां की कोई रिवर है या लेक है उसके बारे में पता चला, और लेक, ठीक है। तो ये वहां पे जाना चाहते थे, वहां पे जो भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो करना चाहते थे। और जब भी ये वहां जाकर के वाटर स्पोर्ट्स या कुछ भी वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी करते थे, चाहे ये टीटॉन या बम्पिंग रिवर में वेड करें। वेडिंग का क्या मतलब होता है? वेडिंग इस तरह से जब आप पानी में जाते हैं, पानी में या मड में, गीली मिट्टी में, कीचड़ जिसको हम कहते हैं, उसमें आपका आपका पैर फंस जाता है, तो आप नहीं बहुत एफर्ट लगा लगा करके आप पैर उठा उठा करके चलते हैं, बहुत ही मुश्किल से आप चल पाते हैं, उसको वेड करना या वेडिंग कहते हैं। तो जब कभी भी ये नदी के किनारे बम्पिंग रिवर हो या टीटॉन हो, वहां पे वेड करते हुए आते थे। या जब कभी भी गोट रॉक्स एक जगह है, वहां का जो लेक है उसमें वार्म वाटर है, इसलिए यहाँ पे वार्म लेक लिखा हुआ है, वहां पे बेदिंग के लिए, नहाने के लिए जाते थे। जब भी इस तरह से वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी करते थे कोई भी, तो क्या होता था? द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। जो पूल में जो कई साल पहले इनके साथ घटना हुई थी जो स्विमिंग पूल में, वो जो डर था वो इनको आकर के सीज कर लेता था। सीज्ड मतलब जकड़ लेता था।
इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली। पोजेशन का मतलब यहाँ पे हुआ हावी हो जाना। वो पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो जाता था वो डर, और ये फिर से उसी घटना में वापस से चले जाते थे। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, इनके पैर बिल्कुल पैरालाइज हो जाते थे, एकदम सुन्न पड़ जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। आईसी से क्या मतलब होता है, एकदम फ्रीज कर देने वाला या जमा देने वाला जो डर था, एकदम डर से ये जम जाते थे, वो इनके दिल पर हावी हो जाता था, इनके दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल बाय। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे ये जो हैंडीकैप था ये मेरे साथ चलता चला आ रहा था। हैंडीकैप का क्या मतलब होता है, अपाहिज होना। ठीक है, कोई व्यक्ति जो अपाहिज हो जाता है उसको हैंडीकैप कहते हैं। तो ये जो इनका डर था ये भी इनके लिए एक तरह से अपाहिज वाली चीज थी। अपाहिज का क्या मतलब होता है कि जो आपको किसी जो रोजमर्रा के डेली के काम है उसमें बाधा पैदा करे। तो ये भी एक तरह से बाधा, ये जो डर था इनकी वाटर एक्टिविटीज करने में इनको बाधा क्रिएट कर रहा था। तो जैसे जैसे साल बीते जा रहे थे ये जो हैंडीकैप था ये इनके साथ लगातार ग्रो करता जा रहा था और भी इनके साथ रहता चला आ रहा था, और ये अपनी डेली एक्टिविटीज को करने में मुश्किल अब महसूस करने लगे थे। कैनोज में जो मेन लेक्स थे वहां पे ये फिशिंग के लिए जाते थे। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। लैंडलॉक्ड सैल्मन एक तरह की टाइप ऑफ फिश है। बेस फिशिंग ये भी एक टाइप ऑफ फिशिंग है। ट्राउट फिशिंग भी एक काइंड ऑफ फिशिंग है। और फिशिंग फॉर सैल्मन, सैल्मन जो होती है वो एक काइंड ऑफ फिश होती है, इट इज अ काइंड ऑफ फिश। तो ये सब अलग अलग प्रकार की फिशेस की वैरायटी है, फिशिंग है। तो ये सारी फिशिंग के लिए जब भी ये जाते थे इन सारी जगहों पे, ये बहुत ही ज्यादा डर महसूस करते थे। जो पानी से रिलेटेड इनका डर था वो इनको बराबर फॉलो करता रहता था। तो ये कहाँ कहाँ जाते थे, कैनोज में, ये मेन लेक्स में फिशिंग के लिए जाते थे। ये बेस फिशिंग के लिए कहाँ जाते थे, न्यू हैम्पशायर जाते थे। ट्राउट फिशिंग भी एक तरह की फिशिंग है, उसके लिए कहाँ जाते थे, ये डशूट्स जाते थे। और मेटोलियस जाते थे ये ओरेगन में। ये सैल्मन फिशिंग के लिए कोलंबिया जाते थे, बंपिंग लेक जाते थे, कैस्केड्स में। ये सारी जगहों के नाम मेंशन है जहां पे ये वाटर वाली चीजें करने के लिए, फिशिंग के लिए बेसिकली जाते थे। और जब भी जाते थे पानी से रिलेटेड जो इनका डर था वो लगातार इनके पीछे पीछे आता था। It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. Deprive का क्या मतलब होता है, किसी चीज की कमी होना, किसी चीज से वंचित रह जाना। ठीक है, सिंपल हम इसको हिंदी में देख सकते हैं, किसी चीज से वंचित रह जाना। ठीक है, कैनोइंग क्या होती है, कैनोइंग एक एक्टिविटी होती है, आपको इससे पता चलेगा, जो जब आप वाटर स्पोर्ट्स, एक काइंड ऑफ वाटर स्पोर्ट है, इस तरह से बोटिंग काइंड ऑफ। तो ये जो पानी का इनका डर था, रूइन करने का मतलब है खराब कर देना। ये इनकी सारी फिशिंग करने की, मछली पकड़ने की जो ट्रिप्स होती थी उसको खराब कर देता था। इनको कैनोइंग, बोटिंग करना पानी में, स्विमिंग, इन सारी चीजें जो प्लेजर देती थी, जो इन सारी चीजों की जो खुशी थी उससे इनको वंचित रखती थी। इनका जो ये डर था, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्प मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। इन्होंने सारे तरीके आजमा लिए थे अपने इस डर से ओवरकम करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, लेकिन बिल्कुल बहुत ही फर्मली, बहुत ही कस के उसने, उस डर ने इनको जकड़ लिया था, उन पे अपनी ग्रिप बना ली थी, यानी कि इनको बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था, और किसी भी तरह से इनका ये डर वहां से इनके अंदर से नहीं निकल रहा था। Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. फाइनली जब ये बहुत ज्यादा ये सारी एक्टिविटीज को ये कर नहीं पा रहे थे, और बहुत ज्यादा इनको लगा कि अभी बहुत हो गया है, तो इन्होंने 1 अक्टूबर महीने में एक दिन इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अब एक इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को, एक टीचर या कोच जो है उसको हायर करेंगे, या किसी को रखेंगे और स्विमिंग करना सीखेंगे। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, एन आवर ईच डे। एक पूल पे ये गए, स्विमिंग पूल में, और हफ्ते में 5 दिन, यानी कि 7 में से ये 5 दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए जाते थे, और हर दिन 1 घंटा ये रोज प्रैक्टिस करते थे। तो इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर जो था इनके अराउंड एक बेल्ट लगा देता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। जो जैसे जब ये स्विमिंग करते थे तो इनकी कमर पे एक बेल्ट सी बांध देता था इंस्ट्रक्टर, और उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच कर देता था। फॉर एग्जांपल, ये आपके जो ऑथर हैं वो हैं, ठीक है, तो इनकी कमर पे यहाँ पे कुछ बेल्ट टाइप की बांध दी, और इससे एक रस्सी लटकी हुई है, और यहाँ पर एक पुली सिस्टम है कहीं ऊपर, और उससे ये बंधा हुआ है,
और कि जब कभी भी, और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ है कि जब कभी भी ये डूबने लग जाएंगे कुछ होगा तो वो रस्सी पकड़ के इनको खींच के बाहर निकाल लेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे डांस रियलिटी शोज जो होते हैं, अगर आप फॉलो करते होंगे, तो उसमें भी जो एरियल एक्ट्स वगैरह होते हैं, हवा में ऐसा लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके भी कमर में वो बांध दिया जाता है और एक केबल लटका दिया जाता है, एक तार लटका दिया जाता है और उससे उनको खींचा जाता है ऊपर, तो वो अपना एरियल एक्ट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, यानी कि हवा में जो कलाबाजियां होती है वो परफॉर्म करते हैं। तो वैसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ था और वो बेल्ट इनको बांध दी गई थी, उससे एक रस्सी अटैच थी, रस्सी जुड़ी हुई थी जो कि एक पुली से अटैच थी। पुली वही सिस्टम हो गया जिसमें रोप पूरे लपेट जाती है और केबल के थ्रू वो एक तार के थ्रू वो लगी हुई थी और उसकी जो रस्सी के जो एंड था वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता था और इंस्ट्रक्टर अपने हिसाब से उसको ढीला या खींचना या उसको छोड़ देना, इस तरह की चीजें वो करता रहता था अकॉर्डिंग टू कि कैसे उनको इंस्ट्रक्ट करना है। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. हर बार जब इंस्ट्रक्टर जो था वो रस्सी को ढीला छोड़ देता था और ये जो ऑथर जो थे जब पानी में नीचे की तरफ जाने लगते थे तो वही पुराना जो डर था वो वापस आ जाता था, उसका कुछ पोर्शन वापस आ जाता था और इनके पैर वैसे ही फ्रीज होने लगते थे जैसे उस दिन उस समय हुए थे जब ये 9 फीट गहरे पानी में डूब गए थे। तो वही पुराना डर बार बार वापस आ रहा था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। स्लैक का क्या मतलब होता है? बहुत ही ढीला ढाला, कोई चीज बहुत ही ढीली ढाली हो रहा। तो 3 महीने में जो इनकी जो टेंशन थी, टेंशन का मतलब है जो ये डर था पानी से, जो इनको एक टेंशन हो जाती थी जब ये पानी के आसपास होते थे, वो धीरे धीरे रिलैक्स, स्लैक का यहाँ मतलब ढीला पड़ जाना, मतलब रिलैक्स हो जाना, रिलैक्स फील करना। तो 3 महीने इनको लग गए। 3 महीने में धीरे धीरे इनका जो डर था वो अब जाने लगा था और ये पानी के साथ अब थोड़ा सा पानी में रिलैक्स महसूस करना शुरू करने लग गए थे। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या सिखाया, ही का यहाँ पे मतलब है जो वो इंस्ट्रक्टर था, जो इनका कोच था, उसने नेक्स्ट क्या इनको सिखाया कि कैसे ये पानी के अंदर अपना फेस डालें, अपना मुंह को पानी के अंदर ले जाएं और वहां पे ले जाके एक्सेल करना, यानी कि सांस छोड़ें और उसके बाद अपनी नाक को ऊपर की तरफ उठाएं हवा में और इनहेल करें, यानी कि सांस अंदर भरें। तो एक्सेल मतलब सांस बाहर छोड़ना, इनहेल मतलब सांस अंदर खींचना। ये एक्सरसाइज करना इन्होंने सिखाया जो इनके इंस्ट्रक्टर थे कि पानी में जब आप जा रहे हैं, मुंह कर रहे हैं तो सांस छोड़िए और बाहर निकल रहे हैं तो सांस अंदर भरिए। कैसे आपको ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है ये इनके कोच ने इनको सिखाना शुरू किया और ये इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इस एक्सरसाइज को कई दिनों तक रिपीट प्रैक्टिस करते रहे। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़ा टुकड़ा करके, बिट बाय बिट, ये जो डर था, उनका जो पैनिक था, घबराहट थी जिसने इनको जकड़ रखा था जब भी ये पानी में अपना सिर लेकर के नीचे जाते थे, पानी में नीचे जाते थे, तो वो जो घबराहट थी जिसने इनको पकड़ रखा था, वो धीरे धीरे करके बिट बाय बिट अपना अपने आप को शेड करने लगी थी, यानी कि इनको छोड़ करके इनके अंदर से वो डर निकलने लगा था, वो घबराहट निकलने लगी थी। नेक्स्ट ही हेल्प मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माय लेग्स। अब नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या सिखाई जो इंस्ट्रक्टर थे कि पूल के साइड में लेके गए, बिल्कुल किनारे पे, और पूल को पकड़ करके और कहा कि लेग्स को किक करो, लेग्स को मारो और पैर चलाने की प्रैक्टिस करो। जब भी आप में से बहुत से लोग जो स्विमिंग जानते होंगे, अगर आपने सीखा होगा या सीख रहे होंगे, जिनको नहीं आती है तो थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करवाते हैं इंस्ट्रक्टर। पहले ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करवाई, अब वो पैर चलवाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर हाथ चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े में जो इंस्ट्रक्टर है वो ये सारी चीजें सिखा रहे थे। तो कई हफ्तों तक जो ऑथर थे उन्होंने सिर्फ यही पैर चलाने की प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले इनके जो लेग्स थे उसने उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। रिफ्यूज टू वर्क मतलब काम करने से मना कर देते हैं, यानी कि पैर ने एक्सरसाइज करने से मना कर देते। यहाँ पे भी लेग्स को पर्सोनिफाई किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है और इनके पैर जाम हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके पैर रिलैक्स होना शुरू हो गए और फाइनली ये अपने पैर को कंट्रोल करना सीख गए। आई कुड फाइनली कमांड देम, मतलब मैं अपने पैर को ऑर्डर देना मैंने स्टार्ट कर दिया कि पहले पैर जो थे वो मेरी बात नहीं सुनते थे, मेरी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपने पैरों को कंट्रोल करना और कैसे किक करना है वो सब मैं सीखने लग गया था, या मैंने सीखना शुरू कर दिया था। Thus, piece by piece, he built a swimmer. तो
टुकड़ा टुकड़ा करके पीस बाय पीस जोड़ जोड़ करके जो इंस्ट्रक्टर था उसने एक स्विमर को आखिरकार बना ही दिया था। स्विमर यहाँ पे कौन हुआ, जो ऑथर है वो एक स्विमर बन गए थे, और ही कौन हुआ, इंस्ट्रक्टर हुआ, जो उनका कोच था जिस जो स्विमिंग सिखा रहा था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट्स देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और जब उस कोच ने, उस टीचर ने इनके हर एक पीस को, एक पीस क्या हुआ, ब्रीदिंग, जैसे ये सारे पीसेस हैं इनके स्विमिंग एक्सरसाइज की, एक पीस हुआ इनहेल एक्सहेल करने वाला, एक पीस हुआ जिसमें पैरों से किक करना सिखा रहे हैं, एक पीस मान लीजिए कुछ और हुआ, आर्म्स चलाना हुआ, एक कुछ और हुआ। तो जब ये सारे पीसेस बिट बाय बिट इन्होंने एकदम परफेक्ट कर लिए, तब उसने इन सारे पीसेस को जोड़ करके पूरी स्विमिंग की एक्सरसाइज बना दी। पूरा स्विमिंग की जो एक्सरसाइज होती है वो बना दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अब इन्होंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था और 6 महीने में, अप्रैल के महीने तक आते आते, अब वो जो इनका जो टीचर था उसने कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो, नाउ यू कैन स्विम। अब डाइव करो। डाइव ऑफ का क्या मतलब होता है, जब आप स्विमिंग पूल की एज पे खड़े होते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़े होते हैं, वहां से आप छलांग लगा करके स्विमिंग पूल में अंदर जाते हैं और स्विम करना शुरू करते हैं, उसको डाइव करना कहते हैं। कि आप छलांग लगाओ या डाइव करो स्विमिंग पूल में, और पूरी जो स्विमिंग पूल की लेंथ है उसमें पूरा तैर करके मुझे दिखाओ। तो ये जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल है, तो इस एंड से शुरू करके इस एंड तक जाना है और फिर यहाँ से फिर वापस आना है, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा स्विमर्स को, उसी तरह से वो भी कहते हैं कि पूरी लेंथ ऑफ द पूल को कवर करो, क्रॉल स्ट्रोक करो। क्रॉल स्ट्रोक जो होती है वो स्विमिंग की एक टाइप होता है, जैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, क्रॉल स्ट्रोक होता है, इस तरह से ये क्रॉल स्ट्रोक होता है, इस तरह से वो किया जाता है। तो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि इस तरह से क्रॉल स्ट्रोक करते हुए स्विमिंग करके मुझे पूरा लेंथ में दिखाओ। The instructor was finished, but I was not finished. I still wondered if I could be terror stricken when I was alone in the pool. अब इंस्ट्रक्टर का तो काम खत्म हो गया था, लेकिन ऑथर कहते हैं कि मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मुझे अभी भी इस बात का डाउट था कि मैं अगर अकेला हूँ पूल में, कोई नहीं है, इंस्ट्रक्टर नहीं है मेरे साथ, या वो रोप भी अब नहीं बनती है, तो क्या मुझे डर लगता है या नहीं। तो उन्होंने इस चीज को ट्राई करना चाहा। आई ट्राइड इट। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। अब फिर उन्होंने क्या किया कि इंस्ट्रक्टर तो चला गया, अब अकेले जब ये स्विमिंग पूल में होते थे, कोई नहीं होता था, तब ये वो जो स्विमिंग पूल की लेंथ थी उसमें अप एंड डाउन स्विम करते थे, यानी कि इधर से इधर गए, फिर वापस आए, फिर गए, इस तरह से बार बार स्विम करने की कोशिश कर रहे थे। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वेस्टेजेस का क्या मतलब हुआ, फ्रैक्शन, एक पार्ट, दिस इज अ वेस्टेज। ठीक है। तो ये बोलते हैं ऑथर कि जब मैंने अकेले स्विमिंग की प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो वो जो पुराना मेरा डर था, जो टेरर था, उसके छोटे छोटे से फ्रैक्शंस में वो डर, छोटे छोटे टुकड़ों में वो डर वापस आ रहा था। बहुत ज्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ कभी कभी बीच बीच में मुझे डर लगता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट फियर। फ्राउन का क्या मतलब हुआ, फ्राउन मतलब हुआ इस तरह से, जब आप थोड़ा सा अपनी आईब्रोज को ऐसे करके गुस्से में देखते हैं, थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं, तो उसको फ्राउन करना कहते हैं। तो जब भी ये डर इनका वापस आ जाता था, फ्रैक्शंस में सही पर वापस आ रहा था, तो ये ऐसे उसकी तरफ आईब्रोज ऐसे करके फ्राउन करके देखते थे, और उस डर से कहते थे तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, लुक लुक, मतलब अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ करके कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड ऑफ I'd go to another length of the pool। और ये कह के अपने डर से ये फिर से एक अनदर लेंथ ऑफ द पूल का मतलब होता है कि एक साइड से दूसरी साइड तक फिर से ये स्विमिंग करते हुए जा करके दिखाते थे कि देखो, अपने डर को दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। आज जुलाई तक, अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने बंद कर दी थी इनको इंस्ट्रक्शंस देना, तो अप्रैल से लेके अब जुलाई आ गया था। जुलाई तक इन्होंने खुद अपने दम पे अकेले स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस की। बीच बीच में इनको डर लगता था, टाइनी वेस्टेजेस आते थे डर के, लेकिन इसी तरह से डर को ये बोलते थे कि तुम मुझे नहीं डरा सकते हो, और ऐसे करके ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। बट अभी भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैज लेफ्ट। अभी भी ये श्योर नहीं थे इस चीज को लेकर के कि जो इनका डर है, वो पुराना घबराहट है, वो पूरी तरह से गई है या नहीं गई है। अब देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. अब ये चेक करने के लिए कि इनको अभी भी डर है या नहीं है, ये स्विमिंग पूल से आप थोड़ा आगे बढ़ गए और न्यू हैम्पशायर एक जो जगह है वहां पे लेक वेंटवर्थ है, वहां पे ये गए, और एक जो वो लेक था उसके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लेक है, तो
उसके पास में एक छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ आपका पानी ही पानी होता है, बीच में एक टुकड़ा होता है जमीन का। तो उस तरह से ट्रिग्स नाम का वो आइलैंड था, उसके डॉक पे ये गए। डॉक आप देख सकते हैं। डॉक जो होता है इस तरह का, जैसे चारों तरफ मान लीजिए पानी है, ये लेक है, तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म बना होता है, दिस इज अ डॉक। तो वहां पे गए, वहां से इन्होंने डाइव किया यानी कि छलांग लगा दी, और 2 मील तक स्विमिंग करते हुए ये एक लेक से होते हुए दूसरे पूरा क्रॉस किया इन्होंने लेक को, और कहा दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए जिसका नाम था स्टैम्प एक्ट आइलैंड। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। अब ये जितने भी येलो कलर से आपको दिख रहे हैं ना, ये सब टाइप ऑफ स्विमिंग है, मतलब अलग अलग तरह का प्रकार की स्विमिंग है कि आप इस तरह से स्विम कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये सारा आपको ये इन पिक्चर्स में दिख जाएगा कि ये देखिए, ये फ्रंट क्रॉल है, ये बटरफ्लाई स्ट्रोक है, और ये भी बैक स्ट्रोक है, और ये ब्रेस्ट स्ट्रोक है। तो ये अलग अलग टाइप के स्ट्रोक करते हुए आगे बढ़े। साइड स्ट्रोक जो होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से आप साइड स्ट्रोक करते हुए अलग अलग टाइप से स्विमिंग करते हुए ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक पहुंच गए। और इस पूरी एक्टिविटी में, इस पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ एक बार इनका वो जो पुराना डर था वो वापस आया। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. बॉटमलेस वाटर से यहाँ आप समझ लीजिए कि वो जो लेक था वो इतना गहरा था, इतना डीप था कि वो बॉटमलेस नजर आ रहा था, यानी कि उसका जो एंड था पानी का, जो बॉटम निचला हिस्सा था वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था उसका कोई निचला हिस्सा है ही नहीं, वो बॉटमलेस है, उसका कोई बॉटम ही नहीं है, इतना गहरा वो लेक था। तो जब ये लेक में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ जा रहे थे लेक क्रॉस करते हुए, तो जब ये बीचों बीच लेक के पहुंच गए तो इन्होंने अपने चेहरे को पानी के अंदर नीचे की तरफ डाला, और इनको कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ बॉटमलेस पानी दिखाई दिया, अथाह पानी दिखाई दिया जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। तो जब ऐसा इन्होंने किया तो मिनिएचर में, यानी कि बहुत ही हल्का सा इनका जो वो पुराना सेंसेशन, यानी कि वो जो पुराना फियर था वो थोड़ा सा वापस आया। आई लाफ्ड एंड सेड, और जैसे ही वो वापस आया ये हंसे और उस डर से बोले, वेल मिस्टर टेरर, मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से अपने आप को ये मोटिवेट कर रहे थे। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। अब वो जो डर था वो फ्लेड मतलब उड़ गया, वो भाग गया, और ये अपना स्विमिंग जो थी उसको कंटिन्यू करने लग गए। येट आई हैड रेसिड्यूअल डाउट्स। रेसिड्यू का क्या मतलब होता है? किसी चीज का पल्प। तो इनको लग रहा था कि बाकी तो सारा जो डर है वो निचोड़ करके बाहर चला गया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत उसका पल्प बचा है, थोड़ा सा इनको शक था कि शायद अभी भी बाकी है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टीटॉन to Comrade Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of the warm lake. तो जब इनको अभी भी डाउट था कि थोड़ा थोड़ा डर अभी भी बाकी रह जाएगा मेरे अंदर या बाकी है, तो जैसे ही इनको पहला मौका मिला ये तुरंत ही वेस्ट साइड चले गए। वेस्ट में ये टीटॉन नाम की जगह जो वॉशिंगटन में है, वहां से कॉनरैड मेडोज, मेडोज का मतलब होता है ग्रासी फील्ड्स, ठीक है, घास के जो मैदान होते हैं उनको मेडोज कहते हैं। तो ये पूरा टीटॉन से लेके कॉनरैड मेडोज तक स्विमिंग करते हुए गए। उसके बाद कॉनरैड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर, ये सारे जगहों के नाम है जो आपको बोल्ड में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक स्विमिंग करते हुए गए। उसके बाद जो हाई मेडोज थे, यानी कि ऊंची जगह पे जो ग्रासी फील्ड्स थे, वहां पे इन्होंने कैंपिंग भी की, थोड़ा आग वाग जला करके भी बैठे। और कहाँ पे बैठे? ये वार्म लेक के साइड में, यानी कि जहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे वहां पे साइड में एक लेक था जिसका पानी बहुत ही वार्म था। The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across the other shore and back, just as Doug Quatrin used to do. अब अगली सुबह ये फिर से इन्होंने उठे और इन्होंने उस पानी में, लेक में फिर से डाइव किया, और फिर एक छोर से दूसरे छोर तक चले गए। शोर का मतलब होता है छोर, एक एंड से दूसरे एंड तक लेक के स्विम करते हुए गए, और फिर उस एंड से इस एंड आए। यानी कि ये मान लीजिए लेक है, तो यहाँ से डाइव किया लेक में डाइव किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्रॉस करते हुए गए, स्विमिंग करते हुए, फिर वहां से वापस पलट के आए, फिर इधर से करते हुए गए। तो शोर एंड बैक वापस से ये बार बार यही करने लगे अपने डर को मिटाने के लिए, जस्ट एज डग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू। ये जो नाम आप देख रहे हैं बहुत बड़े स्विमर रहे हैं, तो जैसे ये करते थे जो स्विमर थे, वैसे ही कुछ इनकी तरह ऑथर भी जो थे उन्होंने भी करना शुरू किया।
आई शाउटेड विद जॉय। अब ये जोर से खुशी के मारे चिल्लाने लगे। खुशी से, इनको इतनी ज्यादा खुशी थी कि इन्होंने, इनका जो डर है धीरे धीरे ये उस पे ओवरकम कर रहे हैं कि ये खुशी के मारे चिल्लाने लगे। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको। आपने देखा होगा जब कभी भी आप माउंटेन्स पे होते हैं, पीक का यहाँ पे मतलब है माउंटेन पीक पे, यहाँ पे कहीं ये थे जिसका नाम गिलबर्ट पीक था, वहां पे ये खड़े होकर के इन्होंने खुशी से चिल्लाया और इनकी आवाज एको होने की वजह से इनको वापस सुनाई दी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। जो इनका पानी का डर था उस पे इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, यानी कि उस पे कब्जा कर लिया था, उस पे जीत हासिल कर ली थी। The experience had a deep meaning for me as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। अब ये जो इनका एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, ठीक है? जो इनका ये अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, उसका बहुत ही गहरा मतलब था इनके लिए बहुत ज़्यादा मीन करता था ये एक्सपीरियंस, क्योंकि वो ही लोग जिनको इतना भयानक, स्टार्क का मतलब वो बहुत ही खराब, भयानक से डर से गुजरना पड़ा हो, वो और उन्होंने उस डर पे जीत हासिल की हो, सिर्फ वही लोग इस चीज को समझ सकते हैं और इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता कि वो किस चीज से गुजरे थे और इन्होंने कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था। In death, there is peace. There is terror only in the fear of death. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself। अभी कह रहे हैं कि जब डेथ आ जाती है, जब मौत आ जाती है, तो उसमें शांति होती है। जब एक बार इंसान की डेथ हो गई तो वो पीसफुल है, वो शांत है, उसको ना ही कोई डर है, ना ही उसको कोई प्रॉब्लम है, ना कोई परेशानी है। डर सिर्फ तब तक लगता है, या डर किस बात से लगता है, मौत आ जाएगी या मौत कैसे आएगी उसको सोच के हमें डर लगता है। तो इंसान जिंदगी भर मौत से डरता रहता है, पर एक बार जब डेथ आ जाती है तब फिर कोई डर की बात ही नहीं होती है, तब सब कुछ शांत है। तो जो रूजवेल्ट हैं, उनका एक बहुत ही फेमस सा कोट ये कोट कर रहे हैं और कहते हैं कि रूजवेल्ट कहते थे कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि सिर्फ डर से ही हमको डर लगता है, बाकी हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, वो शायद इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उनके बारे में सोच सोच करके जो हम पहले से ही डरने लगते हैं, पहले से ही घबराने लगते हैं, वो चीज ज्यादा बड़ी होती है और सारी प्रॉब्लम्स वही क्रिएट करती है। तो ये रूजवेल्ट के कहने का मतलब है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity। अभी कहते हैं क्योंकि मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस की थी, यानी कि मैंने मौत को बहुत करीब से सेंस किया था, फील किया था, और उसकी वजह से, उस मौत को जो मैंने करीब से महसूस किया, उसकी वजह से जो डर पैदा हुआ, उसको भी मैंने एक्सपीरियंस किया था। ये दोनों चीजें मैंने एक्सपीरियंस की थी। तो अब जब मैंने इस डर को ओवरकम करना सीख लिया था, तो अब मेरे अंदर जो जीने की चाहत थी, द विल टू लिव, जीने की जो मेरे अंदर चाहत थी, वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी मतलब गहराई से मेरे अंदर बढ़ गई थी, और अब मैं जीना चाहता था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। अब मैं रिलीज्ड फील कर रहा था। रिलीज का क्या मतलब होता है? रिहाई हो जाना, किसी चीज की गिरफ्त से जब आप आजाद हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, ठीक है? तो ये किस चीज की गिरफ्त में थे? ये अपने डर की गिरफ्त में थे, उस बंधन में बंधे हुए थे, और अब फाइनली जब ये डर को इन्होंने तोड़ दिया था, तो उस बंधन से ये आजाद हो गए थे, अब ये रिलीज हो गए थे। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अभी सिर्फ स्विमिंग ही नहीं, किसी भी चीज से ये डरना इन्होंने बंद कर दिया था। ये आराम से ट्रेल्स पे, यानी कि मुश्किल रास्तों पे चलना सीख गए थे, और पीक्स पे, माउंटेन पीक्स पे ये क्लाइंब कर सकते थे, पहाड़ चढ़ सकते थे, और इन्होंने अपना सारा डर को, जो सारा डर था इनका, उसको ब्रश असाइड किया था, यानी कि झाड़ के किनारे कर दिया था, और फाइनली इन्होंने अपने डर से ओवरकम कर ही लिया। विद दिस ये चैप्टर जो है हमारा खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं वन लाइनर्स की तरफ। Why did the author avoid water after the traumatic experience? ऑथर वाटर को क्यों अवॉइड करते थे? क्योंकि जो उनके अंदर डर पैदा हो गया था, वो जो पूल का इंसिडेंट हुआ था, इस वजह से वो अब पानी को अवॉइड करते थे। हाउ डिड द फियर ऑफ वाटर अफेक्ट द ऑथर एक्टिविटीज? ऑथर की जो एक्टिविटीज होती थी पानी से रिलेटेड, उसको कैसे अफेक्ट करता था पानी का डर? It ruined fishing trips, deprived the author the joy of canoeing, boating, swimming। ये सारी चीजें वो नहीं कर पाते थे। फिशिंग ट्रिप्स उनकी खराब हो गई थी। ये सारी चीजें बाधा पैदा करता था उनका जो डर था। What motivated the author to overcome the fear of water? The desire to enjoy water related activities। वाटर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, स्विमिंग वगैरह, बोटिंग वगैरह,
और अपने डर को वो हटाना चाहते थे, इस डिजायर ने उनको मोटिवेट किया था। What method did the instructor use to help the author learn to swim? क्या मेथड यूज किया था जो उनके इंस्ट्रक्टर थे, जो उनके कोच थे, उन्होंने, जिससे ऑथर ने स्विमिंग करना सीखा था? एक बेल्ट, एक रस्सी का सिस्टम और एक पुली सिस्टम उन्होंने लगाया था कि ऑथर की कमर से बेल्ट बांध के रस्सी उसमें अटैच कर देते थे और वो पकड़े रहते थे ताकि ऑथर अगर डूबने लग जाए तो वो पकड़ के खींच सके। इस तरह से उन्होंने ऑथर को गाइड किया था और स्विमिंग करने का उनको मोटिवेशन दिया था, और इस तरह से ऑथर स्विमिंग करना सीखते थे ताकि वो पैनिक ना करे और अपने घबराहट से ऊपर उठे। How long did it take for the author to come over his panic and learn to put his face under water? कितना टाइम लगा था ऑथर को अपने इस घबराहट से, पैनिक से ओवरकम करने के लिए और अपना फेस पानी के अंदर डालने के लिए? उनको 3 महीने की प्रैक्टिस लग गई थी। What did the instructor do to build the author into a swimmer? इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने क्या किया था ऑथर को एक स्विमर बनाने के लिए? सिस्टमैटिकली उन्होंने काम किया था, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम किया था। पहले उन्होंने ब्रीदिंग का, सांस लेना और छोड़ना, ये सब सिखाया था अंडर वाटर। फिर उन्होंने पैर को कैसे किक करना है वो सिखाया था, और फिर इन सारी स्किल्स को इंटीग्रेट कर दिया था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। उन सारी चीजों को जो टुकड़े टुकड़े थे उनको एक साथ जोड़ दिया था, और इस तरह से पूरा स्विमर बन के तैयार हो गया था। When did the instructor declare that the author could swim? अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था। 6 महीने अक्टूबर में स्टार्ट किया था और अप्रैल में ऑथर को बोल दिया था कि अब आप स्विमिंग कर सकते हैं। What additional challenge did the author set for himself after learning to swim in the pool? क्या एक एडिशनल चैलेंज ऑथर ने खुद के लिए सेट किया था जब वो स्विमिंग पूल में सीख रहे थे? उन्होंने अकेले स्विमिंग करने का डिसाइड किया था कि अपने आप को वो टेस्ट करना चाहते थे कि वो बिना इंस्ट्रक्टर के कैसे स्विम कर लेते हैं, ताकि जो भी बचा कुचा उनका डर है, रेसिड्यूअल का आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं, बचा कुचा, ठीक है, बचा कुचा जो डर है वो भी कैसे निकल जाए, और वो अकेले स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करे, और बाद में उन्होंने लेक्स में भी प्रैक्टिस की थी। How did the author finally confirm overcoming his fear of water? कैसे उनको लगा कि वो ओवरकम कर रहे हैं अपने फियर को? Swam 2 miles, 2 मील उन्होंने स्विम किया था लेक वेंटवर्थ जो था न्यू हैम्पशायर में, वहां से पूरा लेक हील तक उन्होंने स्विम किया था। इससे उनको अपने डर पे जीत हासिल हुई थी, कॉन्कर कर लिया था, कब्जा कर लिया था अपने डर पे। लास्ट क्वेश्चन है, how did this experience impact the author's outlook on his life and his attitude towards fear? ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो अनुभव था ऑथर का, इसने ऑथर के नजरिए को कैसे चेंज किया था इस डर के प्रति, और उनकी लाइफ में क्या चेंज आया था? उस डर से जो वो बाहर निकले थे, उस एक्सपीरियंस ने, उस अनुभव ने उनका जो विल पावर था उसको मजबूत किया था, और अब वो बिना किसी डर के जीना सीख गए थे कि कोई भी फियर अब उनको होल्ड नहीं करता था, किसी भी डर ने उनको जकड़ा हुआ नहीं था, और बिना डर के कैसे लाइफ जीनी है ये वो सीख गए थे। ये बहुत बड़ा लेसन था उनके लिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस, जो भी आप चाहते हैं मैं और वीडियोस बनाऊं इस तरह के, या जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि आपको उसकी नीड है, तो मैं कोशिश करूंगी पूरी अपनी कि उस पर वीडियोस बनाऊं। प्लीज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, और कमेंट भी करिए जो भी आपको लगता है मैं अच्छा कर रही हूँ अगर, तो वो भी बताइए। जो भी आपके सजेशंस हो वो भी मुझे अच्छा लगेगा जान के। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।